नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है करण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों BANS 184, जिसका नाम है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान। इस पुस्तक के जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो कि आपका जो जून 2026 का एग्जाम आपका इग्नू का चल रहा है, इस दिन के एग्जाम के लिए, मतलब ये जो जून 2026 का एग्जाम है, इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। और 3 जुलाई 2026 का पेपर दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो आपका 3 जुलाई 2026 को जो आपका सब्जेक्ट कोड है BANS 184, इसका जो एग्जाम है, इस दिन के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और इससे बाहर कुछ नहीं का मतलब ये है दोस्तों कि यदि आप मेरे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा वॉच कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं जो ये आपकी पुस्तक है, इसका पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले समझेंगे हम पुस्तक का अर्थ, क्योंकि दोस्तों मैं जो है आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर ले चलता हूं, यानी बिल्कुल आपको बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो इसलिए पुस्तक का अर्थ सबसे पहले समझना में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक आपको पुस्तक का अर्थ पता नहीं होगा, तब तक आप जब बुक को पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन यदि आपको पुस्तक का अर्थ पता हो जाएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस पूरे बुक के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसलिए पुस्तक का अर्थ समझना बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया है। ठीक है, देखिए पुस्तक का नाम क्या हमारा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान। ठीक है, देखो इस पुस्तक में दोस्तों हम दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान। इन्हीं दो चीज़ के ऊपर पूरी बुक हमारी चलने वाली है। ठीक है, तो देखिए इस पुस्तक में हम भारत देश में नागरिकों की स्वास्थ्य और महामारी का अध्ययन करेंगे। ये जो आपका भारत देश है हमारा, इसमें हम ये अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भारत देश के अंदर जो आम नागरिक है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर, महामारी को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं और सरकार द्वारा उस चिंताओं को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, वही आप ये पूरी पुस्तक में पढ़ने वाले हो। ठीक है, हम अध्ययन करेंगे कि महामारी कैसे फैलती है, यानी महामारी जो कोई बीमारी है वो कैसे फैलती है और उसका समाधान कैसे किया जाए। मान लीजिए कोई बीमारी फैल गई तो उसका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो इस पूरे पुस्तक में हम पढ़ेंगे। आप समझ गए होंगे कि इस पुस्तक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस पुस्तक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत देश के अंदर समय समय के अनुसार कौन कौन सी बीमारियां फैली और उन बीमारियों के कारण लोगों के प्रति क्या प्रभाव पड़ा और उन बीमारियों को समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या नीतियां बनाई गई, वो सारा चीज़ आप इस पुस्तक के अंदर पढ़ोगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, आपने पुस्तक का अर्थ समझ लिया, तो इससे कहीं ना कहीं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको एक आइडिया लग गया कि हम पूरे बुक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे और उसके आंसर्स को पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में चीज़ें आएंगी कि हाँ ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा। मैं आपके लिए इस वीडियो में 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें जो है आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे कवर होते हैं। और दोस्तों ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल मतलब इग्नू के एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिर तक देखिएगा। ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, इससे आपका फायदा है। यदि आप पूरा वीडियो को वॉच करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो हर चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम आंसर की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं ले सकते हो। इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रश्न को कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। देखो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। यानी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, जो पब्लिक हेल्थ है आपका, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकास कैसे हुआ समय समय के अनुसार, उन दोनों को चीज़ों को हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, आप बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। दोस्तों मैं आपको जो है ना बिल्कुल ही बेसिक से सिखा रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। अब चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य का उद्देश्य
संगठित प्रयासों के माध्यम से। देखो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है हमारा, इसका उद्देश्य यही है कि जो संगठित प्रयास यानी एक संगठन बना के एक ऐसा प्रयास करना है जिसके कारण बीमारियों की रोकथाम हो सके। जीवन प्रत्याशा, दोस्तों जीवन प्रत्याशा का मतलब बहुत सारे साथियों को पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर उसके मरने तक यानी उसकी मृत्यु तक का जो समय, ठीक है, उसको जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। इसका महत्व इसलिए है, जैसे मान के चलिए पहले के समय में क्या होता था कि लोगों के पास कहीं ना कहीं बीमारी से बचने के लिए उपचार नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी और नए साधन नहीं थे, तो लोग जो है 60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में मर जाते थे, यानी उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज के समय में आधुनिक तकनीक के कारण लोग 80-90 तक जीते हैं। तो ये क्या है, यानी जीवन प्रत्याशा नहीं, एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफर है उसमें सुधार हुआ। यानी पहले व्यक्ति 60 साल में मरता था, लेकिन अब आधुनिक समय में व्यक्ति 70 या 80 के आसपास मरता है। यानी ज्यादा भी कोई जी सकता है, 90 मान लो, 100 मान लो, जैसे जिसकी अपनी स्वास्थ्य होगा, जैसा शरीर होगा उस हिसाब से। तो जीवन प्रत्याशा के लिए और संपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार आना, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब, देखो दोस्तों अब शब्द का मतलब ही समझो। सार्वजनिक मतलब पब्लिक, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, यानी जो पब्लिक का स्वास्थ्य है उसका मतलब क्या है, यानी पब्लिक का स्वास्थ्य का मतलब यही है कि जो बीमारी से बचा जाए, लोगों का जीवन स्तर बढ़िया हो और कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हो। यही हमारा आ गया सार्वजनिक स्वास्थ्य के तहत। अब हम पढ़ेंगे दो चीज, सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और इनका विकास, ठीक है। तो देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति यानी जो पब्लिक हेल्थ है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मान लो किसी ना किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो उसका कारण होता है, तो वही कारण हमको बताना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति के क्या कारण थे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति हुई। देखिए दोस्तों इसकी उत्पत्ति भी आपके समय के अनुसार हुई, मतलब पुराने समय में थोड़ा कम विकास हुआ, आगे चलेंगे थोड़ा ज्यादा विकास होगा, और थोड़ा अब आधुनिक समय में चलेंगे तो और ज्यादा विकास होगा। तो ये 3-4 चरणों में जो है कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ की उत्पत्ति होती है। देखिए सबसे पहला हमारा है आरंभिक काल यानी पुराना काल। तो मध्यकाल और 18वीं शताब्दी संक्रामक रोगों जैसे प्लेग और चेचक से बचाव के लिए सर्वप्रथम क्वारंटाइन यानी बीमार लोगों को अलग रखना। यानी आरंभिक काल में दोस्तों 18वीं शताब्दी के आसपास एक चेचक नाम का रोग फैला था, प्लेग नाम का रोग फैला था, जिसके उपचार के लिए जो व्यक्ति इससे पीड़ित है उनको क्वारंटीन किया गया था, यानी अलग से रखा गया था। जैसी प्रथाओं की शुरुआत हुई और 17वीं सदी में जॉन ग्रांट द्वारा मृत्यु के कारण और आंकड़ों यानी महामारी विज्ञान। दोस्तों महामारी विज्ञान का मतलब ही होता है कि महामारी का अध्ययन करना, यानी महामारी कैसे फैली, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, उन सभी का अध्ययन करना ही महामारी विज्ञान कहलाता है। अगला हमारा देखो, आपने पहले स्टेज में पढ़ा कि जो तकनीक है वो थोड़ी कमजोर थी। अब जब आगे की स्टेज में बात करेंगे तो तकनीक कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी और स्वास्थ्य सुविधा में भी सुधार देखने को मिलेगा। 19वीं शताब्दी की महान स्वच्छता क्रांति, 19वीं शताब्दी में एक महान स्वच्छता क्रांति हुई थी, उसको समझते हैं। तो 1840 के दशक में ब्रिटेन में एडविन चैडविक के गंदे वातावरण और बीमारियों के संबंधों पर प्रकाश डाला गया, जिसके परिणाम स्वरूप आपको 1848 का सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1848 दोस्तों एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया। इससे स्वच्छ पेयजल यानी साफ पानी और सीवरेज प्रणाली का विकास हुआ। यानी कहीं ना कहीं आपने देखा पहले स्टेज में कहीं ना कहीं विकास कम था, लेकिन समय के साथ विकास होता गया। अब तीसरा स्टेज क्या है दोस्तों, इस समय स्वास्थ्य पूर्ण रूप से विकसित हो गया। तो वैश्विक स्तर पर संस्थाकरण, यानी अब जो ये स्वास्थ्य का मुद्दा है ये आम लोगों का मुद्दा नहीं रहा, ये पूरे विश्व का मुद्दा हो गया, क्योंकि व्यक्ति जब तक जिंदा ही नहीं रहेगा तब तक देश का विकास कैसे होगा। इसलिए आज के समय में ये एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। और वर्ष 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह देते हैं, इसकी स्थापना कर दी गई। यानी UNO द्वारा, दोस्तों UNO द्वारा 1948 में कहीं ना कहीं WHO की स्थापना कर दी जाती है। किस लिए? ताकि जो देश के अंदर जो विश्व है उसके अंदर जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके और मनुष्य के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य एक वैश्विक आंदोलन बन गया। आंदोलन तो बन ही जाएगा, जब तक लोग जीवित ही नहीं रहेंगे, आप ही सोचो, तब तक देश का विकास कैसे होगा। जिसका उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना, जिसका उद्देश्य यानी जो आपका WHO का निर्माण किया गया, इसका मेन उद्देश्य ये था कि सभी लोग जो है
उनको किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, उनका निर्धारण करना ही इनका मेन उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, आपने उत्पत्ति पढ़ लिया, यानी 3 काल में हमने देखा दोस्तों कि किस प्रकार पहले कम विकास था, फिर थोड़ा ज़्यादा विकास हुआ, फिर आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा विकास हो गया। आपने उत्पत्ति को देखा। अब हम देखेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकास, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकास समय समय के अनुसार किस प्रकार से बदलता रहा। तो सबसे पहला हमारा है प्राचीन काल और मध्यकाल। अब प्राचीन काल की बात की जाती है, यानी कि इस समय कहीं ना कहीं विकास बहुत ही कम हुआ होगा। तो इसमें आरंभिक स्वच्छता, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि मोहनजोदड़ो। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये आप सभी को पता है, हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोल देते हैं, इसके तहत जो है, और रोम के लोगों ने जल निकास प्रणाली, आप सभी को याद होगा, यदि आपने क्लास 12th में हिस्ट्री आपके पास था तो आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसमें यही बताया गया है कि आपने देखा होगा किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में एक उचित जल निकास प्रणाली थी और स्नानागार थे, सार्वजनिक स्वच्छता के महत्व को समझा। यानी जो ये आपका स्वच्छता है ना, यानी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो कहीं ना कहीं ये प्राचीन समय से इस पे ध्यान दिया जा रहा है। अगला पॉइंट हमारा महामारियों का दौर, यानी मध्यकाल। प्राचीन काल में आपने पढ़ा कि उस समय भी लोगों ने जो है अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो है अच्छी अच्छी चीज़ें का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब आता है हमारा महामारी का दौर, ब्लैक डेथ, प्लेग। अब देखो, प्लेग नाम की एक बीमारी फैलती है। जैसी महामारियों ने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता को जन्म दिया। यानी कहीं ना कहीं मध्यकाल में जब ये प्लेग नाम जैसी महामारी फैलने लग गई तो कहीं ना कहीं जो संस्था है उन पर भी प्रेशर बना कि कहीं ना कहीं जो है वो इन बीमारियों के निपटान के लिए कुछ करे। ठीक है, अगला हमारा है औद्योगिक क्रांति और आधुनिक युग, 19वीं सदी। अब 19वीं सदी में क्या होता है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति शुरू हो जाती है, आधुनिक युग हो जाता है, वनों की कटाई शुरू हो जाती है, पर्यावरण का दोहन शुरू हो जाता है। तो इस समय जो सार्वजनिक स्वास्थ्य था इसका क्या स्थिति है वो देखिए। तो स्वच्छता आंदोलन, 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के दौरान शहरों में भीड़-भाड़ और खराब स्वच्छता के कारण हैजा और टीबी जैसी बीमारियां फैली। आप सभी को पता है कि दोस्तों की शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है हैजा और टीबी जैसी बीमारियां फैलने लग गई। ये दोस्तों विकास की मतलब ये बात कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकास, यानी समय के अनुसार किस प्रकार से बीमारियां बढ़ती गई और उन बीमारियों के लिए क्या क्या उपचार किए गए, वही हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है कि जॉन स्नो का योगदान। अब जॉन स्नो का योगदान क्या था उसको देखिए। तो डॉक्टर जॉन स्नो द्वारा लंदन में हैजे के कारणों का पता लगाने, यानी महामारी विज्ञान की शुरुआत। अब महामारी विज्ञान मैंने आपको बताया था कि ऐसा विज्ञान जिसमें संपूर्ण महामारी का अध्ययन किया जाता है उसी को हम महामारी विज्ञान कहते हैं। तो जो आपका डॉक्टर जॉन स्नो थे उनके द्वारा पहली बार लंदन में जो है हैजे की जो बीमारी थी उनके कारणों का पता लगाया गया और जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को एक वैज्ञानिक आधार मिला। यानी कहीं ना कहीं समय के साथ लोगों ने जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसको गंभीरता से लिया और उसके उपाय के लिए कहीं ना कहीं अथक प्रयास किए। अगला पॉइंट हमारा कि पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम। अब जो आपका पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम था वो क्या था देखिए। तो 1848 में यूनाइटेड किंगडम में पब्लिक हेल्थ एक्ट, देखो 1848 में आपका जो यूनाइटेड किंगडम था उसमें पब्लिक हेल्थ एक्ट पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, जिसने आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य की नींव रखी, जिसने आज के समय में आधुनिक यानी आज के समय में 2026 जो आपका चल रहा है इसके समय में किस प्रकार से लोगों की जो स्वास्थ्य को संरक्षित किया जाए उसकी नींव रखी गई। ये हमारा हुआ विकास। और आगे विकास के मुद्दे पढ़ते हैं कि महामारी विज्ञान का उदय। अब दोस्तों समय के साथ क्या हुआ कि महामारी विज्ञान का उदय, यानी पहले क्या होता है दोस्तों कि लोग बीमारी से मर जाते थे, छोटी मोटी, मान लो किसी आदमी को बुखार हुआ तो वो बुखार से उसकी डेथ हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो महामारी है उसका अध्ययन किया गया जिससे लोगों की जीवन प्रत्याशा है उसके अंदर भी सुधार देखने को मिला। तो इस दौरान केवल इलाज तक सीमित न रहकर बीमारी के कारणों, उनके प्रसार और रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किए जाने लगा। जो रोकथाम यानी महामारी विज्ञान का मतलब मैंने आपको बता दिया कि यानी कि पूरी जो महामारी है उसका अध्ययन करना ही महामारी विज्ञान कहलाता है। तो कहीं ना कहीं समय के अनुसार जो है महामारी का प्रसार बढ़ा और लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और कहीं ना कहीं इसमें बताया जा रहा है कि महामारी का अध्ययन किया जा रहा है, उनके रोकथाम के ध्यान के ऊपर केंद्रित किया जा रहा है। अगला हमारा दोस्तों पॉइंट है कि समकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब दोस्तों समकालीन शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। समकालीन शब्द का अर्थ हमारा होता है सम यानी समान, कालीन यानी समय, यानी एक समान समय से या फिर वर्तमान समय, इसको हम वर्तमान समय कह सकते हैं। ठीक है,
यानी वर्तमान समय में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसके बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं वो आपको बताना है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO भी बोल लेते हैं, इसकी स्थापना की गई। यानी आज के समय में 2026 के समय में लोगों को स्वास्थ्य यानी एक स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए वो आपको बताने। तो WHO की स्थापना की गई। तो 1948 में WHO के गठन से वैश्विक स्तर पर बीमारियां, जो वैश्विक बीमारियां हैं जैसे चेचक का उन्मूलन और पोलियो अभियान से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी भारत के अंदर सार्वजनिक स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा गया हर एक व्यक्ति के विकास के लिए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने स्वास्थ्य समितियों जैसे भोर कमेटी की सिफारिशों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी PHC की स्थापना की। हाल के वर्षों में जैसे कोविड-19 आपका आया था, कब आया था दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा मार्च 2020 में आपका आया था, ठीक है। कौन? तो कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारियों के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों, ठीक है, यानी जो ये वैश्विक महामारी फैली थी कोविड-19 आप सभी को पता है, तो इसके संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं टीकाकरण किया गया था, वैक्सीन लगवाई गई थी और इनकी निगरानी सरकार द्वारा रखी गई थी। ये आपको बताता है आधुनिक समय में, यानी आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है कि व्यक्ति की हर जो स्वास्थ्य समस्या है उसको दूर किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके अंदर मेरे ख्याल से आपको एक डिफिकल्ट वर्ड लग रहा होगा, वैश्वीकरण, ठीक है दोस्तों। मैं जो है आपके दृष्टि से पढ़ाता हूँ, मैं मतलब आपकी दृष्टि से इसलिए पढ़ाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि आपको क्या चीज़ डिफिकल्ट लग रही होगी, क्योंकि पढ़ना आपको, समझना आपको, हमारा काम तो पढ़ाना है। तो जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही है उसको एक्सप्लेन करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आपको वैश्वीकरण जो है डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वैश्वीकरण जो ये शब्द है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला आपका है विश्व जमा, दूसरा है आपका एकीकरण, ठीक है। पहला है आपका विश्व, दूसरा है आपका एकीकरण। यानी कि विश्व का एकीकरण, यानी एक देश का दूसरे देश के साथ जुड़ा भी कहीं ना कहीं जो है वैश्वीकरण कहलाता है। समझ गए दोस्तों, सीधा सा अर्थ है विश्व जमा एकीकरण, दो शब्दों से मिलकर बना है विश्व जमा एकीकरण, जहाँ विश्व का मतलब है देश और एकीकरण का मतलब है जुड़ाव। यानी जब दो देशों का जुड़ाव आपस में होता है तो उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। तो मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। यानी जो पब्लिक का जो स्वास्थ्य है, यानी मान लो कि चलो हम हैं, आप हैं, तो हमारे आपके ऊपर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हमको बताने हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण ने दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों, चिकित्सा तकनीकों और जीवन शैली को जोड़कर मानव स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित किया। यानी कहीं ना कहीं जो आपका मानव स्वास्थ्य, इसको वैश्वीकरण ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। इसके प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों से स्पष्ट होते हैं। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार वैश्वीकरण के भी दो पहलू हैं। वैश्वीकरण का पहला आपका सकारात्मक प्रभाव है, दूसरा नकारात्मक प्रभाव है। अब दोनों प्रभावों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखिए, मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, यानी वैश्वीकरण के ऐसे प्रभाव जो मनुष्य के लिए लाभदायक है वो आपको बताना है, ठीक है। यानी जब एक देश दूसरे देश से जुड़ता है तो उससे मनुष्य के हेल्थ पर क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं वो आपको समझाना है, ठीक है। तो पहला हमारा प्रभाव पड़ता है दोस्तों कि उन्नत चिकित्सा तकनीक, यानी एक हाई क्वालिटी की जो कहीं ना कहीं जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, एक अच्छी चिकित्सा टेक्नोलॉजी मिलती है। नई दवाओं, टीकों और उपचार पद्धतियों का त्वरित वैश्विक प्रसार हुआ। अब दोस्तों वैश्वीकरण में आपको पता ही था कि जब एक देश से दूसरे देश के अंदर कोई भी चीज़ जाती है, मान लो दवाई जा रहा है, कोई भी चीज़ जा रहा है, तो वैश्वीकरण कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो उन्नत चिकित्सा तकनीक है, इसमें यह बताया गया है कि वैश्वीकरण के कारण जो हमारे आसपास के देश हैं वहाँ पर अलग अलग बीमारियों की स्पेशल दवाई है, तो उन दवाइयों को भारत में लाया जाता है या फिर भारत से उन क्षेत्रों में दवाइयों को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है एक उन्नत चिकित्सा की जो यानी कि एक अच्छी पब्लिक हेल्थ की बात होती है। आप ही सोचो कि मान लो कोई व्यक्ति बीमार है जिसका इलाज उसको अमेरिका में मिलेगा, ठीक है, तो अमेरिका वाले वो दवाई भारत में भेज रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका से जो दवाई आ रही है भारत में, तो उससे कहीं ना कहीं भारत के लोगों को फायदा हो रहा है, भारत के लोग जो है उनका जो रोग है वो ठीक हो रहा है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो चिकित्सा तकनीक है वो अच्छी होती है। ये आपका पहला पॉजिटिव पॉइंट है। यानी जो वैश्वीकरण हो रहा है, दो देशों को जुड़ा हो रहा है, उससे पहला फायदा हमें क्या है कि हमें बीमारियों के लिए नई नई दवाई का खोज हो जाता है।
दूसरा हमारा फायदा क्या है कि चिकित्सा पर्यटन। अब दोस्तों पर्यटन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही पर्यटन कहलाता है। अब चिकित्सा पर्यटन का मतलब है कि चिकित्सा के उद्देश्य से, यानी कि बीमारी को सही करवाने के उद्देश्य से जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है तो उसी को हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो देखो चिकित्सा पर्यटन क्या है आपका, कि मरीज कम लागत और बेहतर गुणवत्ता वाले इलाज के लिए पूरे देशों में यात्रा करने लगे। आप सभी को पता है कि आज के समय में भारत देश का ही आप ले लो कि जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए कहीं ना कहीं जो लोग बाग दूसरे देशों में जाते हैं कि उनका इलाज हो जाए। ठीक है, तो चिकित्सा पर्यटन ये भी हमारा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगला हमारा दोस्तों है कि टेली मेडिसिन। ठीक है, टेली मेडिसिन यानी डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लेना संभव हो गया। अब दोस्तों आप सभी को पता है जो 2026 का ज़माना चल रहा है, ये 5G का ज़माना चल रहा है। इस समय हर चीज़ डिजिटल है। आप जो है उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, किसी भी कोने पर किसी भी व्यक्ति से कभी भी बात, कोई भी मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हो। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हो कि जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसको प्रभाव मिला है। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो वो यहाँ इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका के डॉक्टरों से परामर्श ले सकता है। इससे भी कहीं ना कहीं जो मनुष्य है उसके हेल्थ को प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों ये तो हमने पढ़ा कि पॉजिटिव इफेक्ट, यानी वैश्वीकरण के कारण मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या अच्छे प्रभाव थे उनको पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, यानी नेगेटिव इफेक्ट, यानी वैश्वीकरण के कारण जो मनुष्य का हेल्थ है उस पर क्या क्या गलत प्रभाव पड़ते हैं उनको हमें बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको भी एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आंसर को लिखा है ताकि आपको जो है कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्मेट भी पता चल सके कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे। आप हेडिंग बनाओगे और उसकी जो है पॉइंट में एक्सप्लेनेशन करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए नकारात्मक प्रभाव में हमारा क्या आता है कि महामारियों का तेजी से प्रसार। अब नकारात्मक प्रभाव में इसलिए ये पहला पॉइंट है हमारा कि महामारियों का तेजी से प्रसार, यानी कि जब एक देश का व्यक्ति, मान लो एक देश के व्यक्ति को कोई बीमारी है और वो दूसरे देश में ट्रेवल्स करता है तो कहीं ना कहीं जो है महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा के कारण वायरस और संक्रामक रोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में तेजी से फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए आप कोविड-19 को ले लो। जो आपका कोविड-19 आया था 2020 में, उसमें क्या था कि जब एक व्यक्ति मान लो कोरोना से संक्रमित है, वो मान लो इंडिया से आपका अमेरिका गया तो अमेरिका में संक्रमण फैलाएगा। तो ये इसी को कहते हैं महामारियों का तेजी से प्रसार, यानी कि यात्रा के दौरान जो है कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि जुड़ाव का मतलब है, वैश्वीकरण का मतलब ये जुड़ाव, जब एक देश दूसरे देश से जुड़ाव करेगा तो यात्रा भी करेगा और यात्रा करेगा तो महामारी फैलेगी। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा तंबाकू और शराब की पहुंच। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यापार और मार्केटिंग से स्वास्थ्य हानिकारक उत्पादों जो मनुष्य के हेल्थ के लिए हानिकारक है उनकी उपलब्धता बढ़ गई है। यानी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण दोस्तों आप कह सकते हो कि जो नशा वाली चीज़ें हैं उनका जो है कहने की व्यापार बढ़ गया है, जो कि मनुष्य के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होता है। अगला हमारा है गैर संचारी रोगों में वृद्धि, यानी ऐसे रोग जो गैर संचारी हो उसमें वृद्धि हो गई। जैसे आपका जंक फूड संस्कृति और गतिहीन जीवन शैली के कारण मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी बीमारियों का प्रसार हुआ। अब इसको आप समझिए ध्यान से कि गैर संचारी रोगों का मतलब यह है कि ये संचार नहीं किया जाता, लेकिन मान लो आपका चाइना में जैसे मोमोज बिकता है तो आज के डेट में इंडिया में मोमोज बिक रहा है। ठीक है, हर गली में आपको मिल जाएगा। तो ये जो जंक फूड है कहीं ना कहीं ये भी जो मनुष्य के हेल्थ को प्रभावित करता है, जिसके कारण आपका मोटापा, मधुमेह जैसी बीमारियां हो जाती है। तो ये था आपका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इग्नू एग्जाम में काफ़ी रिपीट हुआ, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि महामारी विज्ञान क्या है, यानी महामारी विज्ञान क्या है ये हमको बताना है तथा इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। यानी महामारी विज्ञान क्या है और इसके कितने प्रकार है वो हमको बताना है। तो महामारी विज्ञान सबसे पहले समझते हैं। तो महामारी विज्ञान जो है आपका चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है, चिकित्सा विज्ञान यानी व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से किया जाए उस विज्ञान की वह शाखा है जो किसी विशिष्ट आबादी में स्वास्थ्य और बीमारी की स्थिति, उनके कारण और वितरण का अध्ययन करती है। यानी ये एक ऐसी शाखा है दोस्तों जो किसी क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी क्यों उत्पन्न हुई, उसका समाधान क्या है, वो सभी का अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बीमारियों के प्रसार को समझना, जो बीमारी है उसके प्रसार को समझना और जन स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करना, यानी जन स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको कंट्रोल में करना।
अब मैं आपको सरल शब्दों में महामारी जो विज्ञान है इसका अर्थ बताऊं तो महामारी विज्ञान का अर्थ सीधे शब्दों में दोस्तों होता है कि महामारी का अध्ययन करना तथा उस महामारी से निपटने के लिए उपायों को ढूंढना ही महामारी विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब सीधा सा दोस्तों यही है कि जब किसी वैज्ञानिक द्वारा किसी भी महामारी का अध्ययन किया जाता है और उस महामारी का उत्पत्ति, कारण और उस महामारी से किस प्रकार से बचे उसका उपाय ढूंढा जाता है, तो इसी को महामारी विज्ञान कहते हैं। समझ गए दोस्तों, यानी महामारी का संपूर्ण रूप से अध्ययन करना ही महामारी विज्ञान कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल इजी से इजी वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए महामारी विज्ञान के प्रकार आपने देख लिया। महामारी विज्ञान क्या है? किसी भी महामारी का अध्ययन करना महामारी विज्ञान कहलाता है। तो अब महामारी विज्ञान के कितने प्रकार है उसको समझते हैं। तो महामारी विज्ञान को मुख्य रूप से हम 3 प्रकार में बांटते हैं, ठीक है। यानी इसका मेनली जो है ये आपका 3 प्रकार है। पहला हमारा प्रकार है वर्णनात्मक महामारी विज्ञान, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, नाम से ही आप समझ लीजिए कि वर्णनात्मक, इसमें महामारी, कोई महामारी है उसका वर्णन किया जाता है कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, ठीक है। तो देखिए यह महामारी विज्ञान का सबसे बुनियादी यानी सबसे पहला चरण है। इसमें मुख्य रूप से बीमारी के पैटर्न का अवलोकन किया जाता है कि ये बीमारी फैली कैसे। इसके तहत 3 मुख्य सवालों के जवाब खोजे जाते हैं। यानी इस वर्णनात्मक महामारी विज्ञान के भी सब 3 पार्ट, यानी इसके और 3 पार्ट, यानी इसके अंदर भी आप 3 पार्ट को देखोगे। पहला व्यक्ति, यानी वर्णनात्मक का मतलब है कि कोई महामारी कैसे फैली उसका वर्णन करना। तो उसका वर्णन हम कैसे करेंगे? पहला व्यक्ति यानी कौन प्रभावित हुआ, जैसे उम्र, लिंग, व्यवसाय। दूसरा हमारा स्थान, कहाँ पर लोग प्रभावित हुए, जैसे भौगोलिक क्षेत्र या कार्यस्थल है। और तीसरा हमारा समय, वे कब प्रभावित हुए, जैसे मौसम, महामारी का अचानक बढ़ना। यानी पहला जो आपका प्रकार है दोस्तों, यह वर्णनात्मक महामारी विज्ञान। इसमें महामारी का पूरा वर्णन दिया जाता है कि किस प्रकार उस महामारी की उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई, किन लोगों से हुई, किन समय पर हुई, किस क्षेत्र में हुई, पूरा वर्णन देना ही हमारा वर्णनात्मक, नाम ही है वर्णनात्मक, यानी पूरा वर्णन करना ही इस महामारी विज्ञान में आता है। अब दूसरा जो हमारा प्रकार है दोस्तों, इसको समझते हैं विश्लेषणात्मक, ठीक है, महामारी विज्ञान, यानी विश्लेषणात्मक महामारी विज्ञान। देखो नाम से देखो दोस्तों, यदि आप जो शब्द है ना, यदि आप उसके मतलब को भी समझोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप जो एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में कर सकते हो। देखो विश्लेषणात्मक का मतलब है कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। अब कोई बीमारी क्यों फैली उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, विश्लेषणात्मक कहलाता है। तो इस विज्ञान में आप ही सोचो क्या बताया जाएगा, तो इसमें बताया जाएगा कि महामारी का अध्ययन करके उसका पूरा जो कंक्लूजन है, यानी पूरा जो परिभाषा है क्यों फैला, वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्णनात्मक अध्ययन से प्राप्त जानकारियों के आधार पर कारणों की गहराई में जांच की जाती है। यानी कोई महामारी क्यों फैली इसके कारण की जांच की जाती है। इसमें समूहों के बीच तुलना करके जोखिम कारकों का पता लगाया जाता है, ताकि यह समझा जा सके कि कोई बीमारी क्यों फैली और कैसे फैल रही है। इसके मुख्य तरीके शामिल है। पहला आपका तरीका है केस कंट्रोल स्टडी, उन लोगों की तुलना करना जो पहले से बीमार हैं और जो स्वस्थ हैं। यानी इसमें क्या है कि आप एक स्टडी करोगे कि जो लोग बीमार हैं और जो लोग स्वस्थ हैं, इन दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं वो आप स्टडी करोगे। दूसरा हमारा है कोआर्ट स्टडी, जोखिम वाले लोगों के समूह का एक लंबे समय तक अध्ययन करना। यानी जो लोग इस महामारी से पीड़ित होते हैं, किसी महामारी से, तो उनका एक लंबे समय तक अध्ययन करना ही कहीं ना कहीं कोहार्ट स्टडी कहलाता है आपका, ठीक है। अब तीसरा प्रकार है हमारे दोस्तों प्रयोगात्मक महामारी विज्ञान। इसमें कहीं ना कहीं आप प्रयोग करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार के महामारी विज्ञान में वैज्ञानिक है वो केवल अवलोकन के करने के बजाय, यानी वो केवल उसका स्टडी नहीं करते हैं, उसके बजाय सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हैं। यानी सक्रिय रूप से वो उसके अंदर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हैं। इसमें बीमारियों की रोकथाम या उपचार के लिए नई दवाओं और टीका का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। यानी कि पहले तो आपने अध्ययन कर लिया, अब उसके उपचार के लिए कहीं ना कहीं जो टीका है, जो वैज्ञानिक दवाई है, उनका निर्माण किया जाता है और उन दवाइयों का परीक्षण किया जाता है। इसे अक्सर यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण भी कहा जाता है। यानी कि आपका एक ऐसा परीक्षण है जिससे कहीं ना कहीं बीमारी को दूर किया जा सकता है, जहां प्रतिभागियों को अलग अलग समूहों यानी उपचार और नियंत्रण में बांटकर इसके प्रभाव को देखा जाता है। यानी कोई दवा बन गई, फिर उसका परीक्षण लोगों पे किया जाता है और उसकी राय ली जाती है कि क्या क्या उससे लोगों को फायदा पहुंचा। अब दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। यानी जो आपका भारत देश है दोस्तों, इसके अंदर जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, जो आपका स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसके अंदर गैर सरकारी संगठन, यानी ऐसे संगठन जो सरकारी नहीं है, जिसमें आपका एनजीओ आ जाता है, ठीक है,
उनकी क्या क्या भूमिका, यानी भारत के स्वास्थ्य पर जो गैर सरकारी संगठन है उनकी क्या क्या भूमिका है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ गए आप? अब हम आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के बीच अंतर को कम करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, जो ये गैर सरकारी संगठन है इसका भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे लोग पिछड़े हुए हैं, अशिक्षित है, तो वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य उनकी समस्याओं को सुनते हैं और सरकार से एक गुजारिश करते हैं कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो है पब्लिक हेल्थ यानी दवा की सुविधा की जाए, उनका भी उपचार किया जाए। ये स्वास्थ्य जागरूकता, निवारक देखभाल और आपातकालीन प्रतिक्रिया के स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो आपका जो गैर सरकारी संगठन है ये कहीं ना कहीं जो है जो गांव है, जो आपका जो पढ़े लिखे लोग जहाँ पे नहीं है, जो आपका ग्रामीण इलाका है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, यानी जो आपका भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र यानी पब्लिक जो हेल्थ का क्षेत्र है उसके अंदर जो आपका गैर सरकारी संगठन है, जो सरकारी नहीं है, जो एनजीओ है आपका, उसकी क्या क्या भूमिका है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भूमिका है। पहला हमारा भूमिका है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सुदूर क्षेत्रों में पहुंच। एनजीओ दूर दराज के इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में मोबाइल क्लिनिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करते हैं। आपने देखा होगा आपकी गली मोहल्ले में भी कई बार आई जांच के लिए, आंखों की जांच के लिए और तरह तरह की जांच के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं ये एनजीओ के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इनका प्राथमिक उपचार होता है, कहीं ना कहीं जो इनका प्राथमिक जो लक्ष्य होता है आम जनता की जो है स्वास्थ्य का देखभाल करना, और जो दूर के क्षेत्र है उनके साथ भी संबंध बनाना इनका पहला इनका हो गया भूमिका। अगला हमारा भूमिका है कि निवारक देखभाल और जागरूकता। कहीं ना कहीं जो एनजीओस है ये समय समय पर समाज में जाकर देखभाल करते हैं और समाज को बीमारी से लड़ने के प्रति जागरूक करते हैं। जैसे कि आप 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था ये तो आपका सरकारी था, लेकिन जो गैर सरकारी संगठन थे, जो एनजीओस थे, उनकी भी इसमें बहुत भूमिका थी। कैसे थी? तो उन्होंने अपने गली मोहल्ले, अपने इलाकों में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया स्वच्छता के बारे में कि आपको साफ सफाई रखनी है जिससे आप बीमारी से मुक्त रहोगे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो गैर सरकारी संगठन है ये भी कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह संगठन टीकाकरण अभियान, स्वच्छता और पोषण से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। इसके अलावा टीबी, मलेरिया, एचआईवी जैसी बीमारियों पर जन जागरूकता यानी लोगों को जागरूक भी करते हैं और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना और उनकी बीमारियों को दूर करना इनका लक्ष्य होता है। अगला हमारा दोस्तों जो भूमिका है वो क्या है कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण दूर करने, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में सहायता करते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक जो महिला है और एक किस प्रकार से एक उचित बच्चे का जन्म हो सके और उसी उचित बच्चे को किस प्रकार से पालन पोषण दिया जा सके, उन सभी का जो है कहीं ना कहीं जो अध्ययन लोगों द्वारा इस एनजीओ के तहत किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। यानी सरकार ने कोई योजना निकाल दी, उसको पब्लिक में फैलाना ही एनजीओ का काम है। तो एनजीओ सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने और पात्र लाभार्थियों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में उत्प्रेरक का काम करते हैं। मैंने आपको जो 2014 वाला बताया था आपको अभी स्वच्छ भारत अभियान, उसमें क्या था कि जो सरकार की नीति थी स्वच्छ भारत अभियान, उसको जो एनजीओ ने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया। तो यही है हमारा अगला हमारा दोस्तों जो भूमिका है वो क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य और विशेष देखभाल। एनजीओ का मेन लक्ष्य ये भी होता है कि हर व्यक्ति मेंटली भी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो और जो है कहीं ना कहीं विशेष उन पर देखभाल किया जाता है। तो मुख्य धारा के अस्पतालों यानी मनोचिकित्सकों की कमी को देखते हुए एनजीओ मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग और पुनर्वास जैसी सेवाओं का अहम योगदान रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो आपका मनोचिकित्सा अस्पताल है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो आपका मेंटल हेल्थ है उसको भी कहीं ना कहीं एनजीओ द्वारा प्राथमिकता दी जाती है कि इस किस प्रकार से जो है व्यक्ति की जो मनोस्थिति है उसको सुधारा जा सके ताकि वो समाज में अन्य व्यक्तियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों ये आपके हो गए भूमिका, यानी जो गैर सरकारी संगठन है वो किस प्रकार से मनुष्य के लिए भूमिका निभाते हैं। आपने देख लिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका ये लोग निभाते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़
आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये मैं आपके भले के लिए बार बार आपको इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे साथी क्या है कि वीडियो स्किप करके देखते हैं बार बार, तो ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो भारत देश है आपका, इसमें जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य है इसके संरक्षण यानी इसके बचाव में जो भारत सरकार है इसकी क्या भूमिका है, वो भूमिका हमको बतानी है। ठीक है, चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण में भारत सरकार की केंद्रीय, रणनीतिक और नियामक भूमिका, यानी भारत सरकार की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, केंद्रीय रूप से, रणनीतिक रूप से और एक नियम के तहत भी इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मुख्य उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम, इनका मुख्य उद्देश्य होता है बीमारी को रोकना, चिकित्सा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, यानी जो चिकित्सा है, जो उपचार है, वो उस तक हर एक गरीब से गरीब व्यक्ति का पहुंच होना और नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करना। यानी एक जो व्यक्ति है, एक जो नागरिक है, उसके जीवन के अधिकार की रक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपका भारत सरकार के सबसे फर्स्ट उद्देश्य है। समझ गए दोस्तों? आगे समझते हैं कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या भूमिकाएं या क्या क्या कदम उठाए जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके और मनुष्य के जीवन को सरल बनाया जा सके। तो पहला इनका जो भूमिका था वो था अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र। भारत सरकार ने अस्पतालों की व्यवस्था करवाई, जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करवाई, जहाँ पर व्यक्ति अपना निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनकी स्थापना करवाई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बड़े सरकारी अस्पताल स्थापित करती है जहां न्यूनतम या बहुत कम लागत पर इलाज उपलब्ध होता है। देखो पहला लाभ तो दोस्तों ये है कि हमें यदि हर पब्लिक को, हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको हमें अच्छी तरह से स्वस्थ रखना है, उसको चिकित्सा, उसको बीमारी से मुक्त रखना है, तो कहीं ना कहीं एक हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे स्वास्थ्य सुविधा का होना आवश्यक है। समझ गए दोस्तों? इसलिए सरकार ने पहले हॉस्पिटल का और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। और सरकार ने क्या किया दोस्तों? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अब सरकार समय समय पर राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं मिशन चलाती है जिससे जो है आम नागरिक जागरूक हो सके और जो है बीमारियों से बच सके। इसके माध्यम से सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यानी कहीं ना कहीं जो आपका जो ये कह सकते हो, जो भारत सरकार है वो समय समय पर राष्ट्रीय मिशन चलाती है, जो कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो है आम नागरिकों को फायदा होता है। अगला हमारा दोस्तों है आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान भारत यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। अब भारत सरकार द्वारा एक ये भी चीज़ चलाया गया था, आप सभी को पता है, आयुष्मान भारत यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है जो वंचित परिवारों, जो भी वंचित परिवार, जो हाई मतलब ज़्यादा पैसा का इलाज नहीं करवा सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते, उनको प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान करता है। यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का जो है कहीं ना कहीं जो है वंचित परिवारों को जो है कहीं ना कहीं मुफ्त इलाज का प्रावधान दिया गया है भारत सरकार द्वारा। अगला भूमिका क्या है दोस्तों? ये दोस्तों ऐसी भूमिका है जो भारत सरकार देती है कि हमारे देश के लोग किस प्रकार से जो है किसी भी बीमारी से मुक्त रहे। अगला हमारा दोस्तों है जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र का मतलब है कि सरकार ने ऐसे ऐसे औषधि केंद्र बना रखे जहां पर कम कीमत पर दवाइयां मिलती है। ठीक है, सरकार प्रधानमंत्री भारतीय और जन औषधि परियोजना, ठीक है, सरकार का एक परियोजना था आपका प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, के तहत सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराती है जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में भी भारी कमी आई है। यानी जो दवाई आपको बाहर 200 रुपये की मिलेगी, वही दवाई आपको जन औषधि केंद्र में, पीएम जन औषधि केंद्र में 50 या आपकी 40 रुपये मिल जाएगी। यानी आप एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देख सकते हो। इसके कारण जो आम जो नागरिक है, जो गरीब लोग है, वो भी जो है दवा का ले सकते हैं। ठीक है, अगला सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया स्वच्छता को लागू करने के लिए कि स्वच्छता और पोषण। सरकार ने बोला यदि हमें बीमारियों से मुक्त रहना है तो हमें कहीं ना कहीं साफ सफाई पर ध्यान देना होगा और अपने पोषण पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान जो कि आपका 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया था और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता की व्यवस्था करना जो कई बीमारियों की जड़ को खत्म करता है। आप सभी को पता है जो गंदगी है ना दोस्तों,
इससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती है। इसलिए सरकार ने बोला, भारत सरकार ने, कि आपको अपने आसपास साफ सफाई रखनी है और पानी को जो है दूषित नहीं करना, ठीक है। अगला हमारा स्वास्थ्य शिक्षा, यानी व्यक्तियों को समय समय पर अपने स्वास्थ्य के प्रति शिक्षा भी देनी चाहिए। अब कई लोगों को यही पता नहीं होता है कि उनको खाना क्या है, पीना क्या है, वो कुछ भी उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं। तो एक स्वास्थ्य शिक्षा भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को मिलनी चाहिए। पौष्टिक आहार, स्वच्छता और योग को बढ़ावा देकर लोगों के बीच बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना, ये भी सरकार का मेन उद्देश्य है। अगला हमारा सरकार का उद्देश्य है कि दवा और खाद्य सुरक्षा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के जरिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के माध्यम से दवाओं की सुरक्षा और प्रभावकारिता का नियमन करना, यानी कहीं ना कहीं जो दवा है और जो खाद्य सुरक्षा है उस पर भी सरकार का बहुत ही ज्यादा ध्यान, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान समझिएगा कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जो आपका पर्यावरणीय स्वास्थ्य है उसको परिभाषित कीजिए। यानी जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य है, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ है, ये क्या है और इसके जो मुख्य घटक, जो इसके मुख्य प्रकार है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम पर्यावरणीय स्वास्थ्य को समझेंगे, उसके बाद इसके जो मुख्य घटक है उनको समझेंगे। तो देखिए, पर्यावरणीय स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण के उन पहलुओं का अध्ययन करता है जो मानव स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है। दोस्तों, पर्यावरण स्वास्थ्य एक ऐसा स्वास्थ्य और ऐसा सार्वजनिक स्वास्थ्य का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कहीं ना कहीं जो प्रकृति है और जो मानव निर्मित पर्यावरण है उनके सभी पहलुओं का अध्ययन करता है जो मानव के कल्याण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है बीमारियों की रोकथाम करना और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा अपने वर्ड में जो है इसका मतलब समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए समझाते हैं, इसको पहले हटाते हैं, रफ करते हैं। देखिए, पर्यावरण स्वास्थ्य में बताया गया है कि जो मनुष्य द्वारा जो काम किए जाते हैं और जो पर्यावरण की जो चीजें हैं उन दोनों का अध्ययन किया जाता है, और जो कमियां हैं यानी पर्यावरण स्वास्थ्य, यानी पर्यावरण के कारण क्या मनुष्य पर स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है? पड़ रहा है जी, पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आज के समय में औद्योगिकरण और कहीं ना कहीं वनों की कटाई, आपका आधुनिकीकरण हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, और पर्यावरण पर असर पड़ेगा तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। तो यही आपका पर्यावरणीय स्वास्थ्य के तहत कहा गया है, यानी प्रकृति का और मानव दोनों का अध्ययन करेंगे और जो पहलू कहीं ना कहीं जो आपका जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है उसको सुधार किया जाएगा। समझ गए आप? और इसका मेन उद्देश्य है बीमारी को रोकथाम करना। अब देखिए, पर्यावरणीय स्वास्थ्य के मुख्य घटक। अब पर्यावरणीय स्वास्थ्य के दोस्तों क्या मुख्य घटक है उनको समझते हैं। पहला हमारा है वायु गुणवत्ता। स्वच्छ हवा में सांस लेना जीवन के लिए आवश्यक है। आप ही सोचिए, यदि मनुष्य स्वच्छ हवा में सांस ही नहीं लेगा तो वो जीवित कैसे रहेगा? इसलिए स्वच्छ हवा में सांस लेना एक मनुष्य के उचित जीवन के लिए आवश्यक है। वायु प्रदूषण आज के समय में बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे कि आपका धूल, धुआं और जहरीली गैसें अस्थमा और फेफड़े के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन गई है। यानी आपने देखा किस प्रकार से पर्यावरण के कारण मानव का स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मनुष्य वायु प्रदूषण कर रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं जो अस्थमा जैसी बीमारियां फैल रही है। अगला हमारे मुख्य घटक है दोस्तों, ये ऐसे घटक है जो पर्यावरण में मनुष्य की कर्तव्य द्वारा होते हैं। यानी खाली पर्यावरण की गलती नहीं है, इसके अंदर मानव ने भी गलती किया, तभी तो वायु प्रदूषण हुआ है। आज से मान लो 1940 में क्या वायु प्रदूषण था? नहीं था। लेकिन आज 2026 में क्यों है? क्योंकि उद्योग धंधे बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ गई, नई नई तकनीकें आ गई, एक से एक मशीनें आ गई, तो इस कारण क्या है, समय के अनुसार जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल जाता है। अगला हमारा है जल एवं स्वच्छता। सुरक्षित पेयजल और उचित स्वच्छता, सीवेज प्रबंधन की उपलब्धता। दूषित पानी पीने से हैजा और टाइफाइड जैसी जल जनित बीमारियां होती है। यानी आज के समय में आप देखते होंगे कि जो जल है ये भी कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। अगला हमारा है खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता, यानी एक अच्छा खाद्य सुरक्षा करना और स्वच्छता। तो भोजन में कीटनाशकों, रसायनों और हानिकारक जीवाणुओं की मौजूदगी की जांच करना। यानी जो आपका भोजन बनता है उसके अंदर जो कीटनाशक है, जो रसायन है और जो हानिकारक जीवाणु है उनकी जांच करना, और किस प्रकार से आम जनता को एक सुरक्षित भोजन और उचित पोषण पर्यावरणीय स्वास्थ्य का आधार है। यानी कहीं ना कहीं जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य का आधार ये दोस्तों कि हर नागरिक को एक उचित और एक स्वच्छ भोजन मिल सके ताकि उसकी जो है बीमारियां दूर हो सके। और क्या दोस्तों पॉइंट हमारा देखिए कि ठोस और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है,
ठोस और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन। यानी अपशिष्ट का मतलब दोस्तों होता है जो कूड़ा कचरा होता है, ठीक है। यानी जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आप कूड़ा करकर कहीं भी फेंक दो, कहीं भी गंदगी फैला दो जिस कारण डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, ठीक है। तो कूड़े कचरे, ई कचरे और जहरीले रासायनिकों का सुरक्षित निपटान, यानी इसको सुरक्षित तरीके से रिसाइकिल करना, यानी इनको खत्म करना, ताकि भूमि और जल स्रोत दूषित ना हो। अब देखो, आप ही देखते होगे कूड़ों को नदियों में बहाया जा रहा है, उद्योगों द्वारा नदियों में गंदा पानी बहाया जा रहा है। इससे क्या, जल दूषित हो रहा है, और जल दूषित होगा तो मनुष्य गंदा जल पिएगा, और गंदा जल पिएगा तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य, ठीक है। कार्यस्थलों, कारखानों, कार्यालयों पर कर्मचारियों को रासायनिक, भौतिक और जैविक खतरों से सुरक्षित रखना। यानी जो आपका व्यावसायिक मतलब जो आपका जॉब होता है, जो जहाँ व्यक्ति जॉब करते हैं वहाँ पर भी एक से एक मशीनें होती है जिससे आपका रासायनिक, भौतिक और जैविक खतरे बन सकते हैं, तो उनसे भी सुरक्षित करना कहीं ना कहीं जो है आम व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। अगला हमारा विकिरण और सौर नियंत्रण, अल्ट्रा वायलेट किरणों, ठीक है, रेडियो धर्मी पदार्थों और ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों से मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना। यानी कहीं ना कहीं जो आपकी जो विकिरण है, जो अल्ट्रा वायलेट जो विकिरण है, जो मनुष्य के स्किन के लिए बहुत ज़्यादा घाटेमंद है, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं नियंत्रण करना, और जो ध्वनि प्रदूषण है उसको नियंत्रण करना, ताकि मनुष्य एक स्वस्थ और एक लंबी जीवन जी सके। समझ गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य पर पानी के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रभावों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यानी जो मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, जो आदमी का हेल्थ है, उस पर पानी का जो जैविक, रासायनिक और जो भौतिक कारक है, इनका क्या क्या प्रभाव है उनको हमें बताना है। समझ गए क्वेश्चन। अब आंसर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बड़ा समझा देता हूं ताकि आपको कहीं ना कहीं चीजें समझ में आ जाए। देखिए, पानी में उपस्थित जैविक, रासायनिक और भौतिक कारक मानव स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। आप ही सोचो, जब पानी में मिलावट होगा तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके दोनों ही जो स्वास्थ्य है उस पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो पानी में उपस्थित जैविक और रासायनिक भौतिक कारक है वो मानव स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए जल की जो गुणवत्ता है, इनको हम 3 मानदंडों का संतुलन होना आवश्यक है। यानी किसी भी जल को संतुलित करने के लिए 3 प्रकार है, ठीक है। अब पहला, यानी कि आप कह सकते हो कि किस प्रकार से हम 3 प्रकार का अध्ययन करके मनुष्य के जो जल है उसको संरक्षित कर सकते हैं। पहला हमारा है जैविक कारक। इनमें बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ जैसे परजीवी शामिल होते हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य के प्रभाव की बात करें तो संदूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड, पेचिस और हेपेटाइटिस यानी पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है, ठीक है। आगे दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा रासायनिक कारक। रासायनिक कारक में क्या है, इसमें पानी का पीएच स्तर, घुले हुए खनिज लवण और जहरीले त्वच तत्व जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड और भारी धातुएं आते हैं, ठीक है। अब इसका स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझते हैं। पहला हमारा है फ्लोराइड। अधिक मात्रा में होने पर हड्डियों और दांतों से संबंधित फ्लोरोस होता है, ठीक है। यानी फ्लोराइड में कहीं ना कहीं इसमें हड्डी और दांतों पर इस पर प्रभाव मिलता है। दूसरा आर्सेनिक, लंबे समय तक सेवन करने से त्वचा रोग हो जाते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा हमारा दोस्तों पीएच, अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय पानी का जो पीने से पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचता है। अब तीसरा हमारा प्रकार है दोस्तों भौतिक कारक, यानी पानी पर भौतिक कारक के क्या क्या प्रभाव है। तो इसमें पानी का तापमान, रंग, गंध, स्वाद और टर्बिडिटी यानी मैलापन आते हैं। यानी कहीं ना कहीं इसमें पानी के अंदर आपके तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, पानी ठंडा से गर्म हो जाएगा, इसका रंग और गंध बदल जाएगा और मैलापन आता है। तो इसके स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो पहला मैलापन को समझते हैं। तो गंदा और मैला पानी पीने से अक्सर जैविक और रासायनिक अशुद्धियों का वाहक होता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और तापमान की बात की जाए तो गर्म या अनुचित तापमान वाला पानी बैक्टीरिया और शैवाल में पनपने के लिए अनुकूल हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है दोस्तों। ये समझ के तीनों प्रकारों को आप। अब बढ़ते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो आपका पब्लिक हेल्थ है इसके कुछ सिद्धांत भी तो है, यानी आदमी का जो स्वास्थ्य है इसको किस प्रकार से हम रख सकते हैं, तो उसके सिद्धांत यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य के जो सिद्धांत है उनको हमको बताना है। तो देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य समाज के संगठित प्रयासों के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का मेन लक्ष्य यही है
कि समाज के एक संगठन बना के उनका प्रयास यही है कि बीमारियों की रोकथाम की जाए, जीवन की अवधि बढ़ाने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये विज्ञान है। यह व्यक्तिगत इलाज के बजाय संपूर्ण समुदाय की भलाई, इसमें किसी एक व्यक्ति की भलाई की बात नहीं की गई दोस्तों। सार्वजनिक स्वास्थ्य का नाम ही है पब्लिक, यानी पब्लिक, पूरे पब्लिक की बात की गई है। महामारी नियंत्रण और स्वास्थ्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे समझते हैं हम। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या क्या सिद्धांत उसको समझते हैं। तो पहला हमारा है निवारक चिकित्सा। यह सिद्धांत इलाज से बेहतर बचाव। ठीक है, देखो निवारक का मतलब क्या है कि इलाज से बेहतर बचाव। अब इसमें ये बताया गया कि आप इलाज करोगे उससे बढ़िया बचाव कर लो। जैसे मान के चलिए, बहुत लोग जो है बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होगा। जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उनका जो इलाज होता है तो सरकार क्या बोलती है, आप पहले ही बचाव कर लो, आप एक स्लो स्पीड में गाड़ी चलाओ, जो आरटीओ के नियम है उनको फॉलो करके गाड़ी चलाओ। तो इससे क्या होगा, आपको इलाज नहीं करना पड़ेगा, आप पहले ही बचाव कर लो, आप इलाज से बच जाओगे। तो यही हमारा बताया गया निवारक की चिकित्सा, यानी कि लोगों को एक प्रस्ताव दिया जाता है कि आप बीमारी से किस प्रकार से बच सकते हैं, आप उन बचाव को कीजिए और आप जो है इलाज से मुक्त हो जाइए, पर आधारित है। इसके तहत बीमारियों के मूल कारणों को पहचान कर उन्हें फैलने से रोकना। ठीक है, यानी पहले तो बीमारी के मूल कारणों को पहचाना जाता है कि ये बीमारी कैसे हो रही है, और उन मुख्य कारणों यानी उन बीमारी को रोकने के लिए क्या क्या कारण है उनको बताया जाता है, यानी उस बीमारी को किस प्रकार से रोका जाए ये आम जनता को बताया जाता है। उदाहरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और स्वच्छता अभियान, यानी WHO ने बताया कि आप यदि टीकाकरण करवाते हो समय समय पर, अपने हेल्थ की जांच करवाते हो और अपने आसपास साफ सफाई रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है बीमारी से मुक्त रहोगे। अगला हमारा सिद्धांत है स्वास्थ्य संवर्धन। ठीक है, समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, सही पोषण और शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक करना, यानी कहीं ना कहीं जो समुदाय है, जो लोगों का ग्रुप है, उसको एक स्वस्थ जीवन शैली, एक अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए और सही पोषण के लिए जागरूक करना इसके तहत आता है। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाना, और समग्र कल्याण यानी पूरे शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि महामारी विज्ञान और साक्ष्य। अब महामारी विज्ञान भी कहीं ना कहीं जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बीमारियों के पैटर्न, कारणों और उनके प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियाँ जो हमेशा सटीक डेटा, शोध और साक्ष्यों पर आधारित होती है, यानी कहीं ना कहीं महामारी विज्ञान का अध्ययन करके और जो साक्ष्य हैं उनका अध्ययन करके आने वाली बीमारी से किस प्रकार से बचा जाए वो इसके तहत बताया गया है। अगला हमारा सिद्धांत है दोस्तों सामाजिक न्याय और समानता। यह सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की समान पहुंच हो, यानी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर हर एक व्यक्ति की पहुंच हो। ऐसा नहीं कि जो अमीर व्यक्ति हैं वही सिर्फ स्वस्थ हैं, गरीब व्यक्ति तक भी जो है इनकी पहुंच होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव अस्वीकार्य है, यानी कहीं ना कहीं जो हेल्थ की सेवा है, स्वास्थ्य सेवा है, उसमें आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हो, चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को एक समान स्वास्थ्य सुविधा दी जानी चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है पर्यावरण और स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ साथ बाहरी वातावरण का स्वस्थ होना जरूरी है। इसमें बताया गया है कि आपका पर्यावरण और जो साफ सफाई है वो होना बहुत ही आवश्यक है, तभी कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा। इसमें सुरक्षित पेयजल यानी साफ पानी पीना, वायु गुणवत्ता, अच्छी वायु की गुणवत्ता हो, स्वच्छता और सुरक्षित कार्यस्थल के सिद्धांत शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा कि सार्वजनिक भागीदारी, यानी स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। यानी समय समय पर जो आपका स्वास्थ्य सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं उस पर जो भी समुदाय के लोग हैं उनका सक्रिय रूप से भागीदार होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक लोग स्वयं जागरूक होकर स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं करेंगे तब तक कोई भी सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान सफल नहीं हो सकता। यानी इसमें बताया गया है जब तक पब्लिक जागरूक खुद नहीं होगी तब तक पब्लिक का विकास नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, जब तक मान के चलिए आप खुद ही जागरूक नहीं है, आप अपने आसपास कूड़ा कचरा फैला के रखेंगे, मान के चलिए, आपको मैं कह नहीं रहा हूँ, आप एक तरह सोचिए, आपके आसपास गंदगी रहेगी तो क्या आप स्वस्थ रह सकते हो? नहीं रह सकते। सरकार तो आपके आसपास सफाई करने आएगी नहीं, सरकार तो आपको जागरूक करेगी कि स्वच्छता करो। तो आपको कहीं ना कहीं जो है जागरूक रहना है और सरकार के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करना है। अब दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं इसको। तो देखिए, वैश्विक महामारी और स्थानिक महामारी में अंतर स्पष्ट कीजिए।
यानी जो वैश्विक महामारी है और जो स्थानिक महामारी है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है वो आपको बताना है, ठीक है। देखो दोस्तों, नाम से पता चलता है कि वैश्विक महामारी का मतलब यही है कि ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में फैलती है, और स्थानिक महामारी का दोस्तों मतलब यह है कि ऐसी महामारी या ऐसी बीमारी जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में फैलती है। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो हमको बताना है। तो वैश्विक महामारी और स्थानिक महामारी, देखो वैश्विक महामारी को हम पैंडेमिक कह देते हैं और स्थानिक को हम एंडेमिक कह देते हैं। अब जैसे आप ले लो कोविड-19, कोविड-19 ये क्या था, तो आप सभी कहोगे वैश्विक महामारी था। ये किसी देश, किसी राज्य का नहीं था, दिल्ली, पंजाब, असम किसी के एक राज्य का नहीं था, बल्कि पूरे देश का था, पूरे भारत का, पूरे संपूर्ण विश्व का था, अमेरिका, जापान सभी के लिए था। तो ये एक वैश्विक महामारी था। और स्थानिक महामारी जो समय समय पर हर एक क्षेत्र में फैलती रहती है वो आपका, ठीक है। के बीच मुख्य अंतर उनके प्रसार भौगोलिक क्षेत्र में तीव्रता का है। वैश्विक महामारी जिसको हम पैंडेमिक, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया में अनियंत्रित रूप से फैलती है। यानी वैश्विक महामारी ऐसी महामारी दोस्तों जो पूरे विश्व में फैलती है, किसी एक क्षेत्र में नहीं फैलती। इसके विपरीत जो आपका स्थानिक महामारी है वो एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। यानी जो आपका स्थानिक महामारी है जो एक किसी पर्टिकुलर, मान लो दिल्ली है, ये एक ऐसी स्थानिक महामारी है जो दिल्ली में फैलेगी, यानी किसी एक क्षेत्र में फैलेगी, यानी कि पूरे भारत में फैलेगी। पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलेगी तो आपका हो जाएगा वैश्विक, और किसी एक क्षेत्र में फैलेगी तो आपका स्थानिक हो जाएगा, ठीक है। वहाँ एक सामान्य स्तर तक हमेशा मौजूद रहती है, ठीक है दोस्तों। अब हम दोनों का जो अंतर है बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। पहले समझेंगे हम वैश्विक महामारी के बारे में, फिर समझेंगे हम स्थानिक महामारी के बारे में। अब देखिए वैश्विक महामारी में क्या अंतर है, तो विस्तार की बात की जाए तो यह एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे कई देशों या पूरे महाद्वीपों में फैल सकती है। यानी वैश्विक महामारी ऐसी महामारी होती है जो कई देशों में फैल सकती है। जैसे कि आपका कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस, जो कि आपका अमेरिका में भी था, चीन में भी था, भारत में भी था, रूस में भी, बहुत सारे देशों में फैला हुआ था। नियंत्रण की बात की जाए तो यह अक्सर अप्रत्याशित होती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है। यानी इसका जो नियंत्रण, इस पर काबू जो है पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कोविड को ले लो आप, कोरोना वायरस आपका 2020 में आया था, लेकिन इसकी जो वैक्सीन है वो जो आपकी 2021 में आई थी, ठीक है। जिससे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों की आवश्यकता होती है। यानी कहीं ना कहीं जो वैश्विक महामारी होगी उसको रोकने के लिए जो आपका WHO है, जो और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी हेल्थ के लिए जो काम करते हैं, उनकी जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो कोविड-19, कोरोना वायरस और 1918 का स्पेनिश फ्लू। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से कोरोना वायरस जो है पूरे देश में फैला, आप सभी को पता ही है, ठीक है। अब समझेंगे दोस्तों हम स्थानिक महामारी के बारे में। स्थानिक महामारी ऐसी महामारी होती है जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में फैलती है, ठीक है, पूरे देश में नहीं फैलती है। देखिए विस्तार क्या है हमारा, तो यह बीमारी किसी विशेष समुदाय या जनसंख्या या सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। यानी ये मान लो ऐसी महामारी है जो आपकी मान लो गुजरात में फैली है, यानी भारत का एक राज्य है गुजरात, वहीं पर ये महामारी फैली है, इसको हम स्थानिक महामारी कहते हैं। यानी इसका जो क्षेत्र है वो निश्चित होता है, ठीक है, और बिल्कुल छोटा क्षेत्र होता है। और इस पर हम नियंत्रण किस प्रकार से पा सकते हैं, आपने देखा कि जो वैश्विक महामारी थी उस पर नियंत्रण पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और लेकिन जो स्थानिक महामारी है इस पर नियंत्रण पाना आसान है। यह अनियंत्रित नहीं होती, बल्कि वहाँ के लोगों में एक सामान्य और अनुमानित स्तर पर बनी रहती है। इसके मामले अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं होते, यानी एक नॉर्मल बीमारी है जो उस क्षेत्र में बनी रहती है, ठीक है। उदाहरण के लिए भारत के कुछ हिस्सों में मलेरिया या डेंगू और दुनिया भर में सामान्य सर्दी जुकाम, ठीक है। यानी आप ले लो भारत के कई इलाकों में आपका डेंगू मलेरिया बीमारी है, ठीक है, और देश के अंदर कहीं पर सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां जो है लगातार बनी रहती है, ये आपकी सामान्य बीमारी में आ जाती है। अब दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि महामारी को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की भूमिका और महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी कोई भी महामारी फैली, जैसे कोरोना वायरस कोविड-19 आपकी महामारी फैली, तो उस महामारी को नियंत्रित करने के लिए, उस महामारी पर काबू करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की भूमिका, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य की क्या भूमिका है और उसकी क्या क्या महत्व है वो हमको बताना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन समझ गए, अब आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए महामारी को नियंत्रित करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, महामारी को नियंत्रित करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ की भूमिका समाज को सुरक्षित रखने, बीमारियों के प्रसार को रोकने और स्वास्थ्य प्रणालियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वोपरि यानी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी महामारी को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जो पब्लिक
हेल्थ है इसकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत महामारी का अध्ययन होता है, उस महामारी का उपचार होता है। यह व्यक्तिगत इलाज के बजाय संपूर्ण समुदाय की भलाई की बात करता है। यानी कहीं ना कहीं इसका मेन उद्देश्य यही है कि किसी एक व्यक्ति का विकास ना किया जाए, किसी एक व्यक्ति का इलाज ना किया जाए, बल्कि संपूर्ण समाज का इलाज किया जाए। अब देखिए, महामारी को नियंत्रित करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य की क्या भूमिका है और उनकी क्या क्या महत्व है, उनको समझते हैं। तो पहला हमारा भूमिका या महत्व समझ लीजिए कि रोग निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी। ठीक है, यानी सबसे पहले हम रोगों की निगरानी करेंगे और प्रारंभिक चेतावनी लोगों द्वारा जारी करेंगे। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां नए संक्रमणों पर लगातार नजर रखती हैं। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और डेटा विश्लेषण के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है। यानी ये पता लगाते हैं कि बीमारी कैसे फैल रही है, किस तेजी से फैल रही है, उसके हिसाब से, जिससे किसी भी महामारी के शुरुआती चरण में ही उसे रोकने में मदद मिलती है। यानी महामारी किस प्रकार से फैल रही है उसको देखा जाता है और उसके शुरुआती चरण में ही उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। दूसरा हमारा भूमिका है दोस्तों, इसको ध्यान समझिएगा, निवारक उपाय और नीतियां बनाना। जो आपका स्वास्थ्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उनके द्वारा जो है निवारक उपाय बनाए जाते हैं उस महामारी से निपटने के लिए, और नीतियां बनाई जाती हैं कि किस प्रकार से एक उन्नत नीति के द्वारा जो है हम उस महामारी का सामना कर सकते हैं और उस महामारी से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं हम दूसरा पॉइंट को, कि महामारी से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहीं ना कहीं जो महामारी है उससे निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जैसे कि आपका लॉकडाउन, कोविड-19 में क्या था, एक कोविड-19 महामारी आई थी 2020 में, आप सभी को पता होगा। तो इससे बचने के लिए लॉकडाउन का प्रावधान किया गया, सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और क्वारंटाइन जैसे नियम लागू किए गए, जो कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध हुए। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि जन जागरूकता और शिक्षा। यानी आदमी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाता है कि हाँ, आप जो है जंक फूड ना खाया करो, आप योगा किया करो, आप जो है समय समय पर जो है अपने शरीर का ध्यान रखा करो। और शिक्षा, एक उचित शिक्षा दी जाती है ताकि जो लोग हैं वो आलतू फालतू चीज़ें ना खाएं और जो एक सही तरीके से अपने जीवन को जिए। तो महामारी के दौरान जनता को सटीक जानकारी देना, अफवाहों को रोकना और व्यक्तिगत स्वच्छता यानी हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना के बारे में शिक्षित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मुख्य कार्य है। अब आप ही देख लो, जब कोरोना वायरस आया था तो सरकार ने क्या किया था, जगह जगह प्रचार किए, गली में रैलियां लगवाई और लोगों द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से प्रचार करवाया कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, ये सब बताया। यही किसके लिए बताया, तो आम जनता के लिए, हित के लिए बताया। इससे जनता के पैनिक यानी घबराहट, यानी इससे जो है जनता कहीं ना कहीं घबराहट इसके अंदर कम होती है। ठीक है, किसके अंदर, तो जनता के अंदर। अगला हमारा पॉइंट है कि टीकाकरण अभियान और अनुसंधान। समय समय पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के तहत टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। ठीक है, वैक्सीन से निर्माण से लेकर उसके वितरण और प्राथमिक तय करने, जैसे पहले बुजुर्गों या फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाना तक रणनीतिक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के तहत ही तैयारी की जाती है। आपने देखा था जैसे कोविड-19 आया, उसमें टीकाकरण अभियान चलाया गया, सबको वैक्सीन लगाया गया, तो इसके तहत भी कहीं ना कहीं जो है आम जनता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रबंधन, जो एक उचित स्वास्थ्य प्रणाली है उसका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। तो महामारी के दौरान अस्पतालों में बेड की व्यवस्था करवाना, ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाना, चिकित्सा उपकरणों का वितरण करना और स्वास्थ्य कर्मियों जैसे डॉक्टर और नर्सों की तैनाती करना कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक देश के अंदर एक उचित स्वास्थ्य व्यवस्था कायम रखने के लिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, इसके तहत बहुत ही ज़्यादा अथक प्रयास किए जाते हैं ताकि हर मनुष्य जो है एक निर्गुण और एक बीमारी रहित जीवन जी सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये जो है इसका लाभ पहुँच सके और उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जा सके। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि अगले जो आने वाली वीडियोस है, जो इग्नू से रिलेटेड जो अपडेट है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये जरूर कमेंट बताएं कि आपका जो पूरा वीडियो था ये आपको कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 3 जुलाई 2026 को BANS 184 जो आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों BANS 184 का 3 जुलाई 2026 को। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ढेरों शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छे जाए, आपके मार्क्स अच्छे आए।
तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।